नमस्कार, मैं रामानंद शर्मा रामानंद टेक्निकल क्लासेज में आपका अभिनंदन करता हूं। सभी स्टूडेंटों से मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पहले नॉलेज करा चुका हूँ। उसके बाद मैंने जो है आपको डीसी थ्योरी ली, जिसमें भी आपको काफ़ी चीज़ों से मैंने इंट्रोडक्शन कराया और आप इसके बाद मैंने वर्क, पावर और एनर्जी आपको लिया। तो उसमें भी कुछ जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं और थ्योरेटिकल भाग हैं उनको लेने का प्रयास किया। अब देखिए प्रिय स्टूडेंटों, आज जो अपन लेने जा रहे हैं वो है प्रत्यावर्ती धारा के मूल सिद्धांत। देखिए, पहले आपको डीसी थ्योरी इसलिए पढ़ाई गई जिससे आप डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के बारे में जो है आपको जो है बेसिक आपका फाउंडेशन बन जाए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब जो एसी थ्योरी का मैं नंबर ले रहा हूँ वो इसलिए ले रहा हूँ कि आपके एसी से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आप सिंगल फेज मोटर, अल्टरनेटर, आप जो है आपके सिंक्रोनस मोटर, आपके जो है ट्रांसमिशन, आपके ऐसे अनेक सारे जो है महत्वपूर्ण चैप्टर जो बिजली विभाग में इम्पोर्टेंसी रखते हैं और अदर कंपैरेटिव एग्जामों में कंपेटेंसी रखते हैं, उनके लिए ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। प्रत्यावर्ती के मूल सिद्धांत यानी फंडामेंटल ऑफ एसी थ्योरी। अब देखिए, सबसे पहली बात जो आती है एसी की, और एसी के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही इसको पूरी तरीके से परिभाषित किया है कि वह धारा जो समय के साथ अपना मान परिवर्तित करती है। एक बार फिर सुने, वह धारा जो समय के साथ अपना मान परिवर्तित करती है, आप क्या कहते हैं उसे? प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्त धारा, और इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिव करंट। लेकिन दूसरी जो इंटरनेशनल टेक्निकल जो डेफिनेशन है वो मैंने ये बताई थी कि वह धारा जिसका मान प्रति चक्र, ये शब्द आया था पहले, चक्र यानी साइकिल, शून्य हो, अल्टरनेटिव करंट कहलाती है। तो वहां क्या आपने इस शब्द पर गौर किया था? चक्र, साइकिल। अब जब चक्र नाम आता है तो आपसे फिर चक्र का कोई न कोई रूप होता है और वो रूप यानी फॉर्म जो हम विद्युत उत्पादन केंद्रों पर प्रत्यावर्तकों से या आवर्तक, प्रत्यावर्तक को मैंने एक नाम आपको बताया था, आवर्तक, इंग्लिश में आप इसे कहते हैं अल्टर
नेटर। अब यहां आवर्तक शब्द जुड़ा, तो आवर्तक शब्द जुड़ने से आवृत्ति शब्द मैंने आपको उस समय इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारी जो एसी है, भारत में जो एसी का उत्पादन हो रहा है उसकी आवृत्ति है, यानी फ्रीक्वेंसी है। तो एक आपको ये भी पद देखना है, फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी का मान आप जानते हैं कि भारत में जो अल्टरनेटर हैं वो कितने हर्ट्ज की एसी का निर्माण कर रहे हैं, 50 हर्ट्ज। लेकिन उस समय, जिस समय मैंने चक्र कहा, वहां आपको गौर करने के लिए नहीं कहा, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि हर्ट्ज का मतलब क्या है। तो हर्ट्ज अगर आपको नहीं मिलता है तो चक्र प्रति सेकंड मिलता है, यानी चक्र प्रति सेकंड को, साइकिल पर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, हर्ट्ज। अब उस समय जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया तो उस समय आपको एक बात कही थी कि हमारे प्रत्यावर्तक जो हैं वो भारत में 50 HZ का निर्माण 20 मिली सेकेंड में करते हैं। इन चीजों का रिपीटेशन क्यों किया जा रहा है, इनका महत्व आप थोड़ा सा जब एंड तक वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी मैंने आपको समय अवधि वो टाइम ऑफ पीरियड फ्रीक्वेंसी का वो 20 मिली सेकेंड बताया। अब देखिए, आवृत्ति जो है यानी फ्रीक्वेंसी, उसका हम जो पारिभाषिक शब्द देखेंगे ऐसी थ्योरी में, उसमें एक नाम देखेंगे आवर्तकाल। और आवृत्ति की गणना के लिए आवर्तकाल को कैपिटल T से प्रदर्शित करेंगे और फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे। तो आवर्तकाल बराबर लिखते हैं हम सूत्र कि 1/f, T बराबर 1/f, या आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बराबर हम लिखते हैं 1/t। तो यहीं आपको अब मैं एक पॉइंट पर आ रहा हूं कि मैंने अभी कहा कि एसी की चक्र होता है और चक्र की कोई फॉर्म होती है, रूप होता है। तो अल्टरनेटर से जो एसी आई वो किस रूप में आपको प्राप्त हो रही है, आप अक्सर कहते हैं साइन वेव। अब क्यों कहते हैं ये आप नहीं जानते, साइन वेव ही क्यों कहा जाता है, जिसे जा तरंग कहा जाता है, निम्मी में जा तरंग। और इस वेव को यानी इस साइकिल को, इस फॉर्म को आप ऐसे जो है फिगर में डिफाइन करते हैं कि आधे चक्र में धनात्मक और आधे चक्र में ऋणात्मक। और यहां से प्लस और माइनस के दोनों चक्रों के बीच लगे समय को आप आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्र पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है।
अब आप देखिए यहां पर आधे चक्र में धनात्मक और आधे चक्र में ऋणात्मक, और अधिकतम मैंने कहा था कि हर चीज का एक पीक होता है, शिखर होता है। तो यहां अब हमको एक चीज ये भी देखनी होगी, शिखर मान। और मैंने आपको वोल्टेज जब बताई तो दो प्रकार की बताई, कि शिखर से शिखर वोल्टता और टर्मिनल वोल्टता। अभी देखिए हाल ही में एक प्रश्न आया था कि प्रत्यावर्ती ऐसी कौन सी धारा है जिसकी वोल्टेज में नियत समय पर परिवर्तन हो जाता है, यानी नियत समय में उसकी वोल्टेज जो है बदल जाती है। तो ऐसी धारा वो कौन सी है? ऐसी कि आधे चक्र में वोल्टेज आपकी धनात्मक है और फिर आधे चक्र में आपकी वोल्टेज ऋणात्मक है, और फिर एक निश्चित समय अंतराल यानी आवर्त काल के बाद जो है फिर पॉजिटिव वोल्टेज आती है, जो अपने शिखरतम मान से फिर न्यूनतम मान की ओर आ जाती है, और अंत में शून्य होकर के फिर वोल्टेज का मान बदल जाता है और ऋणात्मक में चली जाती है। तो अब ये जो चक्र है उसके बारे में मैंने कहा था कि भारत में निर्मित जो 50 अर्टज है 20 मिलीसेकंड में होती है, और 15 चक्र आर्मेचर अल्टरनेटर का आर्मेचर घूर्णन कर जाता है तो 50 अर्टज का निर्माण होता है। अब देखिए कि 15 चक्र में जब आप 20 मिलीसेकंड में आपके अल्टरनेटर का आर्मेचर रोटरिंग कर गया यानी घूर्णन कर गया, तो आपका कितनी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का निर्माण होता है? 50 हर्ट्ज का। तो अब तीन प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण और बार बार रिपीट किए जाते हैं। अगर सिंपल वे में आपको प्रश्न सबसे सरल जिसे कहा जाता है वो ये है कि भारत की मानक आवृत्ति क्या है, तो आप कहते हैं 50 हर्ट्ज, और हर्ट्ज नहीं होता है तो आपको चक्र प्रति सेकंड में दिया होता है। यह भी कह सकता है दूसरा जी क्वेश्चन आपको कि हर्ट्ज का अर्थ होता है चक्र प्रति सेकंड। फिर दूसरा जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है वो ये है कि 50 हर्ट्ज का निर्माण प्रत्यावर्तक कितने घूर्णन में कर देता है? 15 चक्र में। तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको आया था वो ये था कि 50 हर्ट्ज में के निर्मित होने में समय अवधि कितनी लगती है? 20 मिली सेकेंड। अगर सेकंड में दिया हो तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं 0.02 सेकंड। तो अगर आवृत्ति की बात करूं तो मैंने अभी लिखा 1/t यानी 1/0.02, पॉइंट हटाया तो ये कितना 2 जीरो हट गई लग गई आपकी, और 100/2 यानी कि 50 हर्ट्ज। तो अब आप डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि 50 इस सूत्र की सहायता से F बराबर 1/t 50 हर्ट्ज आ रहा है। अब एक यंत्र आपने सुना है CRO, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ोगे, कैथोड रे ऑसिलेटर, जिसे दोलनदर्शी भी कहा जाएगा। उससे AC की और जो है रूप होते हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। वो रूप मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो पहला रूप जो प्रत्यावर्तक दे रहा है वो कौन सा दे रहा है? साइन वेव। और साइन वेव ही क्यों दे रहा है इसकी अभी मैं आपको प्रूफ प्रैक्टिकली तरीके से करूंगा कि साइन वेव भी बन रही है। अब देखिए दूसरा रूप मैंने आपको बताया था वर्गाकार।
स्क्वायर वेव, यानी ये रूप आपका आधे चक्र में, एक साइकिल में इस तरीके से आपके स्क्वायर में चलती है। तो प्रश्न बन जाता है यहां कि इन्वेटर या प्रतीपक किस प्रकार की एसी उत्पन्न करते हैं। तो वर्गाकार, आपने इन्वेटरों पर लिखा देखा होगा, पहले जो इन्वेटर आते थे उन पर स्क्वायर वेव लिखा होता था। अब तो साइन वेव वाले इन्वेटर आपको आ चुके हैं। उस समय जब वो स्क्वायर वेव इन्वेटर लगा होता था तब आपकी लाइट चली जाती थी, तो स्क्वायर वेव की फ्रीक्वेंसी अलग होने के कारण, उसकी फॉर्म अलग होने के कारण आपके पंखे की स्पीड बढ़ जाती थी। लेकिन अब साइन वेव जो इन्वेटर हैं उनसे आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी लाइट चली गई है और पंखा उसी स्पीड में, क्योंकि उससे अब वही फॉर्म मिल रही है, वही फ्रीक्वेंसी मिल रही है। कंप्यूटरों का प्रचालन बड़ी दक्षता से अगर किया जा सकता है तो वो साइन वेव में किया जा सकता है। पहले इन्वेटर जो देता था लाइट जाने के पश्चात तो कंप्यूटर को प्रचालित करते थे तो वो स्क्वायर वेव देता था। तब हमारे उसके स्मूथिंग जो कार्य करना है कंप्यूटर का, जिसे डीसी में हम स्मूथिंग यानी सतही कहेंगे, वो बदल जाता था, इसलिए उसकी दक्षता कम हो जाती थी, कम दक्ष रूप से कार्य करता था। तो एक रूप हमने देख लिया वर्गाकार, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्रतीपक इन्वेटर। अब देखिए तीसरा रूप जो है वो है आरादंतन। साटूथ वेव, आरादंतन तरंग। ये दोलित्र ऑसिलेटर में इस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और त्रिभुजाकार चौथा जो फॉर्म देखते हैं आप, वो त्रिभुजाकार देखते हैं। और इस रूप को भी, ट्रायंगलाकार को भी, ट्रायंगल वेव को भी आप जो है वो दोलित्र से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने दो नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में विस्तृत आपको जानकारी मिलेगी कॉलपिट दोलित्र। एक तो आपको मिलेगा कॉलपिट दोलित्र, और एक दोलित्र आपको जो है, जो हार्मोनिक के सिद्धांत पर कार्य करता है, हार्टले दोलित्र, वो सुनने को मिला होगा और एग्जामों में उसके कई क्वेश्चंस आते हैं इनके। तो इनको तभी समझ पाओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में लड़का सबसे पीछे रह जाता है, कमजोर रह जाता है। उसका कारण है कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मजबूत नहीं होता। और मेरा आपसे वादा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद प्रश्नों की बारी आएगी। मैं आपको इस तरीके से
आपके फ्यूचर को निर्मित करना चाहता हूं, जिससे कि आपको प्रश्न का उत्तर देने में ना मेरे सहयोग की जरूरत पड़े, ना किसी गाइडलाइन की या किसी निर्देशन इंस्ट्रक्टर की या और अन्य जो है ऑफलाइन ऑनलाइन की क्लासेजों की। तो लगातार मेरे वीडियो को पूरा देखें। अब देखिए, यहां मैं पहली बात कर रहा हूं चक्र की, साइकिल की। अब किताबों में आप जब एसी थ्योरी का पन्ना खोलेंगे तो आपको सबसे पहला पारिभाषिक शब्द चक्र ही मिलेगा। लेकिन इसे समझने के लिए आपको अगर मशीन की कार्य प्रणाली, उसके फंडामेंटल, उसकी टेक्निकल, प्रैक्टिकली तरीके से अगर सही तरीके से आपको समझना है तो दो चीजें हैं आपकी कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जानी चाहिए। एक तो चुंबक, मैग्नेट, मैग्नेट इतना सा पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि वह जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है, चुंबक कहते हैं। आपको दूसरी चीज है एसी थ्योरी। वो केवल चक्र या आरएमएस वैल्यू या आपके एवरेज वैल्यू या आपके फॉर्म फैक्टर, इनको पढ़ने से ही आपके एसी के मूल सिद्धांत पूरे नहीं हो जाते। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले मैं साइकिल से ही आपको लेके चल रहा हूं। जैसा आप चूंकि किताबें देखेंगे तो फिर कहेंगे गुरुजी लीक से हट करके बता रहे हैं कुछ, लेकिन टेक्निकल लाइन में तो लीक से हटकर चलना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकली बनना ही पड़ेगा। अब चक्र समझने से पहले एक शब्द समझना जरूरी है, वो है समरूप। चुंबकीय क्षेत्र। और ये कॉन्सेप्ट आपकी तभी क्लियर होगी जब चुंबक की सही तरीके से आपको नॉलेज हो। तो अभी फिलहाल मैं समरूप का मतलब बता रहा हूं। समरूप का मतलब एक समान, एक ही फ्रीक्वेंसी, एक ही यानी फ्रीक्वेंसी। अगर चुंबकीय क्षेत्र काट रहा है तो आपकी जो एसी उत्पन्न हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी लगातार समान बनी रहनी चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में विद्युत नियमों में परिवर्तन प्लस माइनस 3% से अधिक अनुमेय नहीं है। ये मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपको सिट डाउन देना पड़ेगा। यदि आपकी फ्रीक्वेंसी में कितना परिवर्तन वो अधिक हो जाए, प्लस माइनस 3% से अधिक अगर परिवर्तन हो जाता है या कम हो जाता है तो आपको सिट डाउन देना पड़ेगा। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, अब समरूप चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसमें धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, जैसा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो चक्र यहां से यहां तक कह रहे हैं हम। तो धनात्मक और ऋणात्मक, वोल्टता, फ्लक्स और धारा। आपको किताब में यही 3 चीज मिलेंगी। या तो मिलेगा आपको वोल्टता, या मिलेगा आपको फ्लक्स, या मिलेगी आपको धारा। इन 3 में से कोई एक, धनात्मक वोल्टता और ऋणात्मक वोल्टता या
धनात्मक फ्लक्स या ऋणात्मक फ्लक्स, या धनात्मक धारा या ऋणात्मक धारा के समूह को, देखिए समूह हो गया यहां से यहां तक, एक प्लस का और एक माइनस का, उसे हम क्या कह रहे हैं, चक्र। तो अब चक्र की परिभाषा क्या हुई, धनात्मक और ऋणात्मक वोल्टता फ्लक्स या धारा के समूह को चक्र कहा जाता है, साइकिल कहा जाता है। अब अगर आपसे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछ ले कि भारत में जो निर्मित फ्रीक्वेंसी है, यानी कि आवृत्ति है आपकी 50 हर्ट्ज यानी 50 चक्र प्रति सेकंड, उसमें कितने चक्र धनात्मक के होते हैं और कितने चक्र ऋणात्मक के आते हैं, तो आपको हो जाएगा 7.5 चक्र तो धनात्मक के और 7.5 चक्र ऋणात्मक के, यानी 7.5 धनात्मक वोल्टता और 7.5 ही ऋणात्मक वोल्टता का समूह फ्लक्सों का, क्योंकि फ्लक्सों की संख्या ही आवृत्ति कहलाती है। और फ्लक्स क्या होता है, इसका सही अर्थ आप चुंबक में पढ़ेंगे। तो अब आवृत्ति भी क्लियर हो जानी चाहिए आपके, फ्रीक्वेंसी भी, कि 1 सेकंड में फ्लक्सों की संख्या उस की आवृत्ति कहलाती है। अब आवृत्त काल, एक चक्र को पूरा होने में लगा समय, एक चक्र को पूरा होने में लगा समय आप क्या कहेंगे, उस एसी का आवृत्त काल। लेकिन जब आप अल्टरनेटर में जाओगे या डीसी जनरेटर में जाओगे तो आप F बराबर PN/60 पढ़ोगे, तो आवृत्ति का सूत्र वहां जो है PN/60 पढ़ोगे, जहां P पोलों की संख्या यानी ध्रुवों की संख्या और N घूर्णन गति है। अब एक नया शब्द आया और वो आया घूर्णन गति। और घूर्णन गति को आप नापते हैं आरपीएम में। अब आरपीएम की भी आपसे कई बार फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है कि आरपीएम का पूरा नाम क्या है। कई अज्ञानता का बोझ होने के कारण कई लड़के जो है राउंड पर मिनट इसका आंसर टिक करके आ जाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। जिन लड़कों के ये भ्रांति है वो बिल्कुल निकाल दें कि आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट होता है। बिल्कुल गलत है ये। राउंड पर मिनट का आरपीएम का मतलब नहीं होगा। आरपीएम का मतलब होगा रेवोल्यूशन पर मिनट।
घूर्णन प्रति मिनट, क्योंकि आर्मेचर एक राउंड नहीं लगाता, आर्मेचर 1 सेकंड में, जब मिली सेकंड में घूम रहा है कई चक्र, तो वो घूर्णन कर रहा है, एक राउंड पूरा करके नहीं आता, वो कई घूम जाता है, कई जो है राउंड होते हैं उसके, और कई राउंड जहां पर 1 सेकंड में हो जाते हैं तो वो रेवोल्यूशन, घूर्णन कहलाता है। तो आरपीएम की फुल फॉर्म आज से बिल्कुल आप सही अगर करना है आपको, तो पेपर में क्या करना है, रेवोल्यूशन पर मिनट। अब बात आती है पी यानी पोलों की संख्या, ध्रुवों की संख्या। अब यहां एक प्रश्न आपको यह भी पूछा जाता है कि आवृत्ति का मान किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ध्रुवों की संख्या और घूर्णन गति पर। दूसरा आपके जो दिमाग में प्रश्न पनपेगा वो घूर्णन गति और ध्रुवों की संख्या पर ही क्यों निर्भर करता है। तो इसको समझाने की वजह से मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी में ईएमएफ की प्रकृति बताते हुए उस समय फिगर बनाया था, और उस फिगर में आपको ये बताया था कि एक चालक या आर्मेचर चालकों का समूह जो है चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कराया जाता है चालकों को, तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक ईएमएफ उत्पन्न होता है, और उस ईएमएफ की प्रकृति आर्मेचर के सिरों पर सदैव ऐसी होती है, यानी परिवर्तनशील होती है। तो वो जो प्रश्न मैंने आपसे कहा जो आया हुआ था कि किस प्रकार की धारा में निश्चित समय पर वोल्टता बदल जाती है, वो प्रत्यावर्ती था, और यहां जो वोल्टेज प्राप्त हो रही है आपको वो परिवर्तनशील ही प्राप्त हो रही है आर्मेचर के सिरों पर। इसीलिए ईएमएफ की प्रकृति इधर आपको पॉजिटिव और इधर आपको नेगेटिव बताई थी। अब यहां मैंने केवल एक ध्रुव इधर और एक ध्रुव इधर और उसमें एक चालक को रख के बताया, जबकि आप डीसी जनरेटर की संरचना और कार्यप्रणाली जब पढ़ते हैं तो आपको ये स्पष्ट तरीके से बताया जाता है कि डीसी जनरेटर में जैसे आपने सुना होगा 4 ध्रुव, 8 ध्रुव, 12 ध्रुव, ऐसे अल्टरनेटर में आपने सुना होगा जब न्यूमेरिकल्स आप हल करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र यदि ध्रुव जितने होंगे और आर्मेचर जितने ध्रुवों के बीच घूर्णन करेगा, फ्लक्स का ग्रंथन यानी चुंबकीय क्षेत्र का संपर्क उतना ही अधिक होता जाएगा और हमें उच्च वोल्टताएं प्राप्त हो जाती हैं। तो अल्टरनेटर जो है वो 11 kV की वोल्टेज उसके टर्मिनल वोल्टता जो है वो 11 kV की देता है आपको, 3 फेज अल्टरनेटर। लेकिन कभी आपने डीसी जनरेटर की, क्योंकि वही कार्यप्रणाली तो इसकी है
और वही कार्य प्रणाली अल्टरनेटर की है, वो भी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर प्रचालित होता है और ये भी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर प्रचालित होता है। तो फिर क्यों ये 11 kV दे देता है अल्टरनेटर और डीसी जनरेटर 650 वोल्ट से अधिक निर्मित नहीं करता, यानी डीसी जनरेटर से डीसी से अति उच्च वोल्टता प्राप्त नहीं की जा सकती। ऑनलाइन क्लासेज में आपको प्रश्न रखे जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं और उनमें आपको प्रश्न दिखाए जा रहे हैं कि अल्टरनेटिव करंट का क्या महत्व है, उच्च वोल्टता प्राप्त कर सकते हैं। डीसी उच्च वोल्टता नहीं प्राप्त कर सकते। तो अगर डीसी जनरेटर के बारे में अब आपसे एक नया महत्वपूर्ण जो है कंपैरेटिव एग्जामों के लिए प्रश्न बन गया कि एक डीसी जनरेटर से अधिकतम वोल्टता प्राप्त की जा सकती है तो 650 वोल्ट। अब आपको देखिए डीसी जनरेटर जो है वो जब उसका आर्मेचर घूर्णन करता है तो कोनों पर घूर्णन करता है, या अल्टरनेटर का आर्मेचर है, चाहे वो स्थिर है, चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है या आर्मेचर घूम रहा है, तो कोनों पर फ्लक्स का कटान होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि आर्मेचर बेलनाकार होता है, यानी वृत्ताकार होता है, सर्किल की तरह होता है। तो एक बिंदु पर बने समस्त कोणों का योग 360 होता है। ये आप निर्देशांक कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि आर्मेचर गोल है। अब मैं ये चीज आपको बिल्कुल स्पष्ट करके बता रहा हूं कि आर्मेचर के सिरों पर जो ACI उसका फॉर्म कैसे साइन वेव बन गया। तो ये आर्मेचर आपका गोल है और मैंने इसे 12 भागों में इस वृत्त को बांट दिया। अब जब आर्मेचर स्थिर है तो कटान कोण शून्य है। तब क्या है? कटान कोण शून्य है। और जैसे ही आर्मेचर घूर्णन करने गया तो कितने डिग्री कटान कोण पर आ गया? 30 डिग्री पर। फिर आगे कटान करने गया तो 60 डिग्री पर आ गया मान, और फिर 90 डिग्री पर। उसके बाद 30-30 के गुणज में लेकर के चल रहे हैं हम। 90 के बाद 120 पर आ गया, फिर 150 पर आ गया, और फिर 180 पर आ गया, फिर 210 पर आ गया, फिर 240 पर आ गया, फिर 270 पर आ गया, फिर 300 पर आ गया, फिर 330 पर आ गया, और जीरो जहां पुनः आकर के स्थिर हो रहा है, जिस बिंदु से घूर्णन करना उसने शुरू किया उसी पर आकर के आता है वापस। तो फिर वही 360 पूरा चक्र कर लेता है। अब इस से जो वोल्टेज हमें 30 डिग्री के कटान पर
60 डिग्री के कटान पर, 90 डिग्री के कटान पर, 120 डिग्री के कटान पर, 150 डिग्री के कटान पर, 180 डिग्री के कटान पर जो वोल्टेजें प्राप्त होती हैं तो उनका हम ग्राफ खींच करके देखते हैं। इसीलिए मैंने आपसे इससे पहली वीडियो में कहा था कि एक ITI होल्डर या टेक्निकल लाइन वाले व्यक्ति को ड्राइंग का ज्ञान बहुत होना जरूरी है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए जाते हैं उन सर्किटों में दोष खोजने से पहले अगर हमारे पास ड्राइंग है तो हम आसानी से दोष खोज सकते हैं। इसलिए वायरिंग में आपको 4 प्रकार के आरेख बताए जाते हैं, डायग्राम बताए जाते हैं, और उन डायग्रामों के बारे में आपको कई प्रश्न आते हैं। वायरिंग में तार स्थापन आरेख, आप परिपथ आरेख, इन आरेखों को क्यों पढ़ते हैं, इस बात पर विचार करना। अब देखिए यहां आपके 0 डिग्री वोल्टेज है, यानी EMF का मान 0 है। जब आर्मेचर 0 डिग्री पर था तो जनित वोल्टता 0 थी। जैसे ही वो 30 डिग्री पर गया तो जनित वोल्टता, आपने देखो यहां भी जो मैंने ये आर्मेचर है पूरा 0 से लेकर के और 360, ये मान लें आप एक वृत्त है उसको एक कोने से खोल दिया जाए तो वो एक सरल रेखा में आ जाएगा। तो ऐसे इन कोनों को एक सरल रेखा में लेकर के और यहाँ पहले ग्राफ पर अंकित किया जाता है। 0 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 120 डिग्री हो गया, ये 150 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये आपका 210 डिग्री हो गया, ये 240 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, ये 300 डिग्री हो गया, ये 330 हो गया और ये 360 हो गया। तो कोण को मैंने जो गोल कोण थे उनको सरल रेखीय कोणों में ले आया और वो जो है आपको 360 एक सरल रेखा पर व्यक्त कर दिया। अब इस पर जो वोल्टेज जनित हुई उस वोल्टेज को हमने, क्योंकि देखिए निर्देश जब ग्राफ बनाते हैं तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष 2 अक्ष होती हैं, तो एक्स अक्ष पे तो मैंने इस ग्राफ में आपके कोणों को ले लिया है और वाई अक्ष पर मैंने आपके वोल्टता को ले लिया है। तो ये आपकी कुछ वोल्टता जनित हुई। अब आप फिर 60 डिग्री पर आए तो आपकी वोल्टेज का मान बढ़ा, यानी फ्लक्स में परिवर्तन की दर बढ़ी और वोल्टेज का मान भी बढ़ा। फिर आप 90 डिग्री पर आए तो आपकी वोल्टेज और बढ़ गई, लेकिन 90 से ऊपर जब गए आप वो 120 पर गए तो वहां से जब ग्राफ लाना शुरू किया तो आप देख रहे हैं कि पुनः वोल्टेज का मान कम हो गया, गिरना शुरू हो गया। यानी एसी जो आर्मेचर के सिरों पर उत्पन्न हुई थी वो एक बार अपने उच्च मान पर पहुंची, शिखर मान पर पहुंची और उसके बाद फिर उसने गिरना शुरू कर दिया। ये ग्राफ से बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है। और फिर आप 150 पर आए तो वो 30 डिग्री पर जितनी वोल्टेज उत्पन्न हुई थी
उतनी ही रह गई, यानी फिर वोल्टेज का मान कम हुआ। और फिर जैसे ही आप 180 पर आए तो आपकी वोल्टेज शून्य हो गई। अब इसे आप देखिए, इस कर्व को अगर आप मिला करके देखते हैं तो आपको अर्धचंद्राकार हाफ सर्किल जैसा बन जाता है। यानी आधे चक्र में जितने भी मान, 180 का मतलब हो गया कि आधा चक्र घूम गया आर्मेचर, तो आधे चक्र में आपको धनात्मक वोल्टता ही प्राप्त हुई। और फिर जब हम वापस 180 से ऊपर गए 210 पर, तो आपकी वोल्टता प्लस में न रह करके माइनस में निर्मित होना शुरू हो गई। फिर आप 240 पर गए तो आपकी वोल्टेज फिर और ऋणात्मक में बढ़ी, लेकिन जैसे ही 270 पर आए वो अपने शिखरतम यानी अधिकतम मान पर, पीक वैल्यू पर ऋणात्मक में भी पहुंच गई। और जब ऋणात्मक में पीक वैल्यू पर पहुंची तो इसका मतलब है कि अब उसका फिर गिरना शुरू होगा। जैसे ही 300 डिग्री पर आए तो 240 डिग्री की वैल्यू के बराबर वोल्टेज पुनः प्राप्त हो गई, यानी अधिकतम मान से पुनः न्यूनतम मान की ओर गमन करने लगे। और 330 पर आए तो वो 210 की वैल्यू के बराबर वोल्टेज प्राप्त हुई। लेकिन जैसे ही आप 360 पर आए वो पुनः शून्य पर आ गई, यानी अब ऋणात्मक में भी पहले वोल्टेज में वृद्धि हुई और फिर कमी होती गई और शून्य हो गई। इस प्रकार उसने एक अर्धचंद्राकार ऋणात्मक अर्धचक्र प्राप्त किया और पहले उसने धनात्मक अर्धचक्र प्राप्त किया। और दोनों जो चक्र मिलकर के, यानी पूरा जो एक आर्मेचर का घूर्णन था उसमें जो आपको पूरा चक्र प्राप्त हुआ उसकी आकृति साइन वेव ही आ रही है। तो आज मैं आपसे कुछ प्रश्न कर रहा हूं और इस वीडियो को कुछ डिस्टरबेंस होने की वजह से मैं समापन कर रहा हूं, क्योंकि यहां कई प्रश्न बन रहे हैं कि जब आर्मेचर 0 डिग्री के कटान कोण पर है तो जनित वोल्टता का मान बताओ, जब 30 डिग्री के कटान पर है तो जनित वोल्टता का मान बताओ, 60 डिग्री के कटान पर है तो जनित वोल्टता का मान बताओ, और 90 डिग्री के कटान कोण पर है तो जनित वोल्टता का मान बताओ। चाहे वो डीसी जनरेटर में पूछ ले, चाहे अल्टरनेटर में पूछ ले, या एसी का चक्र देकर के पूछ ले, एसी के मूल सिद्धांत में पूछ ले आपसे, तो आप जो है जनित वोल्टता कैसे कैलकुलेट करोगे इस पर आप मनन करना, सोचना, और जो भी आपकी गाइडलाइन है या आपके मार्गदर्शक हैं उनसे भी ये प्रश्न जरूर करना। अब देखिए, इस वीडियो में मैं एक बात और कह रहा हूं आपसे, वो ये है कि आपको अब मैंने F बराबर बताया 1/T, यानी आपको आवर्त काल दिया हो, अगर कोई साइकिल बना के दे दी जाए और उसमें टाइम दे दिया जाए तो आप उसकी सेकंड में आवृत्ति निकाल सकते हो। जैसे मैं कह दूं कि 0.4 सेकंड एक आवृत्ति को पूरा होने में समय लगता है,
तो उस तरंग की आवृत्ति क्या थी, यानी तरंग को समय होने में पूरा लगता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी। अब लड़का क्वेश्चन बहुत टिपिकल आ गया। क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, आपकी नॉलेज अधूरी है। F बराबर 1/T यानी कि 1/0.4 10/4 और ये आ जाएगा 2.5 हर्ट्ज। ऐसे प्रश्न ऑसिलेटर में दे दिए जाते हैं। अब देखिए, अगर आपको आवृत्ति दे दी जाए तो कितना समय लगा उस तरंग को पूरा होने में, ये भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मैं कुछ नाम जो आप आज आपकी गाइडलाइन या बुकों में देखें, एक RMS मान, कौन सा मान, RMS मान, रूट मीन स्क्वायर, इस पर विचार करेंगे। औसत मान, इस पर विचार करेंगे। रूप गुणक यानी फॉर्म फैक्टर, इस पर विचार करेंगे। आप इन पर विचार कीजिएगा और मुझे कमेंट्स कीजिएगा, जिससे मैं कल की वीडियो में आपको खुल करके आपकी AC से संबंधित पदों को स्पष्ट रूप से क्लियर कर सकूं। और एक प्रश्न ये कि एमीटर और वोल्ट मीटर AC परपथों में AC के किस मान का पठन करते हैं, ये आपके लिए पूछ रहा हूं। इसका जवाब कमेंट्स की सहायता से देना। तो मैं फिर अंतिम वीडियो के समापन में कह रहा हूं कि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स मेरे एक्सपीरियंस का लाभ ले सकें। धन्यवाद।